अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल शिफा क्लिनिक। व्यूवर्स, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूवर्स, आज एक मरीज़ आया कुछ देर पहले मेरे पास, जो कि ये सिम्टम्स लेके आया कि मेरे मैदे में जलन, गैस और तेज़ाबियत वगैरह होती है। तो मैंने नोट किया है कि हर दूसरा बंदा इस बीमारी में मुब्तला है और यही सिम्टम्स लेके आता है जो वो बंदा लेके आया। तो इस हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राइटिस कहते हैं और इसे आम जुबान में मैदे के मसाइल के बारे में भी जाना जाता है। मैदे में जलन का होना, मैदे में तेज़ाबियत का होना, पेट का भारी महसूस होना, खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ का होना, ये इसके अलावा रात को बिस्तर पर लेटते वक्त खांसी का होना, या इसके अलावा सुबह उठते वक्त मुंह का कड़वा या खुश्क होना, मुंह में खट्टा पानी आ जाना, या उल्टी का होना, या मतली की कैफियत का होना। बाज़ लोगों में उल्टी की कैफियत भी हो सकती है, और कब्ज़ का होना, बार बार पखाने की हाजत का होना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो सिम्टम्स हैं जो शो होती हैं। अगर ये सारे मसाइल आपको दरपेश आ रहे हैं तो याद रखें कि आपको मैदे के मसला शुरू हो चुका है। आपके मैदे का जो निज़ाम है वो ख़राब हो चुका है। इसके लिए बहुत से रिस्क फैक्टर काम करते हैं, जिसमें जो सबसे अहम है वो है हमारी खुराक। हमारी खुराक का इसमें बहुत अहम रोल है जो कि हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चटपटी, आयली और मसालेदार चीज़ें, फास्ट फूड और इर्रेगुलर डाइट, कभी पेट भर के खाना, कभी भूखे ज़्यादा टाइम तक रहना, पानी का कम इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमारे मैदे को ख़राब करती हैं। इसके अलावा हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, परेशानी, एग्ज़ाइटी, नींद का ना आना, ये सारी चीज़ें मैदे पर असर अंदाज करती हैं। जब किसी को ये मसाइल दरपेश हों तो इसको चाहिए सबसे पहले इसकी वजह जानने की कोशिश करें कि ये सारी वजूहात क्यों हो रही हैं। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो रही है, जलन हो रही है, या इसके अलावा उल्टी या मतली की कैफियत हो रही है, तो सबसे पहले उसकी वजह जानें कि ये वजूहात क्यों हो रही हैं, ये मसाइल क्यों हो रहे हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें ही इफ़ेक्ट करती हैं हमारे मैदे को। ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें खुराक के अलावा सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें बताई हैं, एग्ज़ाइटी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हमारे मैदे को इफ़ेक्ट करती हैं। मैदे की जो झिल्ली है उसके इन्फेक्शन की वजह बनती हैं। ये क्या करती हैं? ये मैदे में इन्फेक्शन पैदा करती हैं, मैदे की जो झिल्ली है उसमें इन्फ्लामेशन कर देती हैं, मैदे की झिल्ली को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस का अहम रोल है, जो कि हेपेटाइटिस बी एंड सी है, वो मैदे को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है। जिगर का इन्फेक्शन हो जाता है, या इसके अलावा शुगर की वजह से भी मैदे का जो निज़ाम है वो स्लो हो सकता है। पहले तो रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करें, कि रिस्क फैक्टर को दूर करें, उसको देखें कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं जो कि हमारे मैदे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और फिर वजह का जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारा मैदा डिस्टर्ब हो रहा है। इस सारी मिसकंसेप्शन में सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि हम इन सब वजूहात का इलाज जो करते हैं वो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं, कि कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, उसकी वजह से जो खुराक है उसको गिलास ला के आगे भेज दिया जाता है, और फिर कुछ चंद मिनट के लिए, चंद घंटों के लिए हमें फील होता है कि हमारा मैदा ठीक हो गया है, गैस ख़त्म हो गई है, जलन ख़त्म हो गई है। लेकिन अंदाज़ा करें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो खुराक को इतनी जल्दी में गिलास चढ़ा सकती हैं, तो अंदाज़ा करें कि हमारे मैदे की जो झिल्ली है उसको कितना नुकसान पहुंचता होगा। बाज़ का थायराइड के मसाइल से भी ये मसले हो सकते हैं, हार्मोनल मसाइल के वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। वो हमारे मैदे की झिल्ली को डिस्टर्ब करते हैं।
ایک اور پریشانی جو نیند کی وجہ اسٹریسفل لائف ایگزائٹی پریشانی کی وجہ سے پائی جاتی ہے، اس کو ہم عام زبان میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم کے نام دیتے ہیں، اس میں بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم وجہ جان لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی وجہ کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ پہلا علاج تو یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، لائف سٹائل کو چینج کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل جب آپ چینج کریں گے، خوراک کا استعمال ٹائملی کریں گے تو اس صورت میں آپ کا معدہ صحیح رہے گا۔ پھر اس کی دوسری وجہ دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، اور ہاں اس کے لیے آپ کا معالج آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ہلکے پھلکے سمٹمز آئیں تو اس بات کو پکڑ لینا، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آنا، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دوائیوں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن دوائیوں سے 2-4 ہفتے ٹریٹمنٹ کر کے معدے کے جو سمٹمز ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، خوراک میں بہتری نہیں لائیں گے تو یہ مسئلے ہوتے رہیں گے۔ اور اگر پھر بھی زیادہ مسئلہ ہونے لگے تو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میں اینڈوسکوپی بھی کرائی جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ معدے کے السر میں بھی بدل سکتی ہے، اور اگر یہ السر بار بار معدے کی جھلی میں بنے تو بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ السر کینسر میں بدل سکتا ہے۔ یا اگر السر نہ بنے اور السر کے نہ بننے کی وجہ سے کینسر بھی نہ بنے تو آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے معدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ لائف سٹائل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے معدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ معدے کو ٹھیک آپ اپنی لائف میں خوشیاں لانے کے لیے، خوش و خرم رہنے کے لیے آپ کے معدے کو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی بھی بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعائیوں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔